Hello and welcome back to my channel. I am Dr. Surya Shaheen and today I am here with previous year questions and these questions are from June 2010. I have already made one part of June 2010. This is the second part of June 2010 and the question number 20 तक मैंने आपको डील कर दी थी और 21 से आज मैं शुरू करती हूँ. So first question here 21 is Set is a character in. First option is the color purple. Second option is the women of Bristol Place. Third option is Beloved and fourth option is Lucy. तो सेट्स जो है एक्चुअली वह किसमें है, वह एक्चुअली टोनी मॉरिसन का नॉवेल है बिलवेड. ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है. दिस बुक्स आर वेरी फेमस बुक इन इंग्लिश लिटरेचर. यू मस्ट रीड दिस बुक्स बिलवेड एंड दिस इज़ बाय रिटन बाय टोनी मॉरिसन. इसमें जो मदर होती है एक्चुअली टोनी बिलवेड नॉवेल में एक्चुअली शी किल्स हर डॉटर. अपनी डॉटर को वो जान से मार देती है और वो अपने आप को भी वो जान से मारना चाहती है विथ हर 3 चिल्ड्रन. इसके 3 चिल्ड्रन होते हैं उसकी माँ को और वह अपने डॉटर को उसमें मार देती है और तीनों बच्चों के साथ वह मरना चाहती है. इसमें एक्चुअली इट इज़ रिटन बाय टोनी मॉरिसन एंड शी इज़ एन अफ्रो अमेरिकन राइटर. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इमेजिन्ड कम्युनिटीज इज अ बुक बाय. यह एक बार क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका था एग्जाम में. इमेजिन्ड कम्युनिटीज, ये रिपीटेड क्वेश्चन है. इमेजिन्ड कम्युनिटीज इज अ बुक बाय. फर्स्ट ऑप्शन इज एजाज अहमद. सेकेंड ऑप्शन इज एडवर्ड सईद. थर्ड ऑप्शन इज पेरी एंडरसन एंड फोर्थ ऑप्शन इज बेनेडिक्ट एंडरसन. वो इमेजिन्ड कम्युनिटीज़ जो है यह रिटन बाय एक्चुअली बेनेडिक्ट एंडरसन. बेनेडिक्ट एंडरसन ने इस बुक को लिखा है जो कि 1983 में पब्लिश हुई थी. और actually Anderson believes that nation is a socially constructed community imagined by the people who perceive themselves as a part of that group. या मतलब एंडरसन का कहना है कि नेशन इज ए सोशली कंस्ट्रक्टेड. जो नेशन है वह सोशली कंस्ट्रक्टेड कम्युनिटी होता है. इमेजिन्ड बाय पीपल के थ्रू इमेजिन होता है. हु परसीव, जो परसीव करते हैं अपने आप को पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, उस ग्रुप का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज ए कैवेलियर पोएट. कैवेलियर ग्रुप है राइटर्स का, पोएट्स का, जिसमें कई पोएट्स आते हैं. तो इसमें कौन सा राइटर है जो कैवेलियर पोएट है? हेनरी वॉन, रिचर्ड क्रोशो, थर्ड जॉन सैकलिन एंड फोर्थ एन फिंच. तो इसमें जो है कैवेलियर पोएट है एक्चुअली जॉन सकलिंग जो है इसमें कैवेलियर पोएट है, क्योंकि हेनरी वॉन नहीं है, रिचर्ड क्रोशो इसमें नहीं, एन फिंच भी नहीं है. सर जॉन सकलिंग जो है वो कैवेलियर पोएट है. सो आपका 23 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन वी है विच प्ले ऑफ वाइल्ड हैज़ द सब टाइटल अ ट्रिवियल कॉमेडी फॉर सीरियस पीपल. सब टाइटल भी आपके एग्जामिनेशन में कई बार पूछे जाते हैं. तो किसी भी वर्क का अगर सब टाइटल है तो उसको आप ज़रूर याद रखें. फर्स्ट ऑप्शन इज अ वुमेन ऑफ नो इम्पोर्टेंस. सेकेंड ऑप्शन इज लेडी विंडरमेयर्स फैन. थर्ड ऑप्शन इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट एंड फोर्थ ऑप्शन इज एन आइडियल हस्बैंड. तो जो इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट है ना 24 का ये सी, दिस इज द सब टाइटल of the trivial comedy for serious people. Actually the importance of being earnest का सब टाइटल जो है a trivial comedy of serious people. यह एक प्ले है जिसको ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा था और 1895 में यह परफॉर्म किया गया था. किसमें? सेंट जेम्स थिएटर जो कि लंदन में है. इसे फार्सिकल कॉमेडी और फार्स भी कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 25 नंबर क्वेश्चन. 25 नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज़ नॉट रिटन बाय वोल्सविंका. इसमें से कौन सा है प्ले है जो वोल्सविंका ने नहीं लिखा है? फर्स्ट ऑप्शन इज द लायन एंड द ज्वेल. सेकेंड ऑप्शन इज द डांस ऑफ द फॉरेस्ट. थर्ड ऑप्शन इज द मास्टर हैरोल्ड एंड द बॉयज. फोर्थ ऑप्शन इज द किंग्स हार्वेस्ट. वोल्सविंका हैज़ रिटन किंग्स हार्वेस्ट, द डांस ऑफ द फॉरेस्ट एंड द लाइन ऑफ द ज्वेल. तो आपका ऑप्शन कौन बचा? सी. शी हैज़ नॉट रिटन मास्टर हैरोल्ड एंड द बॉयज. सो ये करेक्ट आंसर इज सी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस बाय विलियम वाइचर्ली इज इन पार्ट एन एडेप्टेशन ऑफ मॉलियर्स द मिस एंथ्रोप. इसमें से जो
प्ले है विलियम वाइचरली की, वह एक्चुअली दैट इज़ पार्ट एंड अडेप्टेशन है, वह मॉलियर का मिसथ्रॉप से। तो इसमें से कौन सा वर्क है वाइचरली का? फर्स्ट ऑप्शन इज द प्लेन डीलर, सेकेंड ऑप्शन इज द कंट्री वाइफ, थर्ड ऑप्शन इज लव इन अ वुड, फोर्थ ऑप्शन इज द जेंटलमैन डांसिंग मास्टर। एक्चुअली जब प्लेन डीलर है ना वाइचरली का, यह एक restoration comedy है, The Plain Dealer by Wacherly, and this is in part an adaptation of Molière's The Misanthrope. So आपका correct answer A हो जाएगा, The Plain Dealer. Next question we have here, inversions is the change in the word order for creating rhetorical effect, that is for example this book I like. अनदर टर्म फॉर इन्वर्जन इज, यानी कि ये लिटरेरी टर्म है इन्वर्जन, जिसका मतलब होता है चेंज इन द वर्ड ऑर्डर, यानी कि वर्ड ऑर्डर हम चेंज करते हैं किसी भी सेंटेंस में, किस चीज़ के लिए? क्रिएटिंग रेटोरिकल इफेक्ट के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं, वैसे हम सिंपली क्या कहते हैं, आई लाइक दिस बुक, लेकिन इन्वर्जन में हम क्या कर दिए, दिस बुक आई लाइक हो गया इन्वर्जन में, यानी कि आपने वर्ड ऑर्डर को आपने चेंज कर दिया है रेटोरिकल इफेक्ट के लिए। तो इसी तरह से अनदर टर्म क्या हो जाएगा इन्वर्जन के लिए। तो इसी तरह से अनदर टर्म जो होगा वह हाइपरबेटन होगा, क्योंकि हाइपरबेटन भी आपका इसी तरह से सेंस देता है। हाइपरबेटन एक्चुअली इट इज़ एन इन्वर्जन ऑफ द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स, ये भी एक्चुअली इन्वर्जन होता है, यानी कि चेंज ऑफ द वर्ड होता है, नॉर्मल चेंजिंग इन द नॉर्मल वर्ड्स ऑफ द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स। जैसे आप कह सकते हैं, जब आप बोलते आई मस्ट सी दिस आप बोलते हैं, लेकिन अगर आप उसी को बोलेंगे दिस आई मस्ट सी, तो आपका चेंज हो गया वर्ड ऑर्डर, तो आपका ये हाइपरबेटन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेज द विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ अकर्स इन, जो फ्रेज है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ वह किस में पाया जाता है, कौन सा वर्क में? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन इज बायोग्राफिया लिटरेरिया, सेकंड ऑप्शन इज प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स, थर्ड ऑप्शन इज इन डिफेंस ऑफ पोएट्री एंड फोर्थ ऑप्शन इज पोएटिक्स। जो विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ जो है एक्चुअली यह किसका फ्रेज है, यह आपको याद ध्यान में होना चाहिए, यह कॉलरिज ने दिया है, द विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ का। तो आपका ये किस में दिया है इसने, तो यह बायोग्राफिया लिटरेरिया में इसकी बात किया है कॉलरिज में, जिसके तरह वो क्या कहते हैं, जैसे अननोइंगली वी स्टार्ट बिलीविंग समथिंग दैट इज़ अनबिलीवेबल, राइट। हाँ, अनजाने में ही मतलब उन जो अनबिलीवेबल है उसको बिलीव कर लेना। जैसे द टर्म सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ और विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ हैज़ बीन डिफाइंड एज अ willingness to suspend one's critical faculties and believe the unbelievable, to sacrifice logic for the sake of enjoyment। यह बायोग्राफिया लिटरेरिया में क्वाइन किया था कॉलरिज में, और कब किया था, यह 1817 की जो में किया था अपनी इस बुक में बायोग्राफिया लिटरेरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिलीजियस मूवमेंट मेथोडिज्म इन द 18th century इंग्लैंड वाज फाउंडेड बाय, जो रिलीजियस मेथोडिज्म है 18th century में वह किसके द्वारा फाउंड किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन इज है जॉन टिलस्टन, सेकंड ऑप्शन इज बिशप बटलर, थर्ड ऑप्शन इज बर्नार्ड मैंडविल, फोर्थ ऑप्शन इज जॉन वेल्से। तो ये जो द रिलीजियस मूवमेंट जो मेथोडिज्म है जो 18th century इंग्लैंड में, वह जॉन वेल्से ने फाउंड किया था। तो आपका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई फर्स्ट एक्वेंटेंस विथ पोएट्स एंड अनफॉरगेटेबल अकाउंट ऑफ मीटिंग विथ लिटरेरी हीरोज इज रिटन बाय, यह जो है माई फर्स्ट एक्वेंटेंस विथ पोएट्स, यह किसने लिखा था? फर्स्ट ऑप्शन इज चार्ल्स लैम्ब, सेकेंड ऑप्शन इज थॉमस ड्यूपेंसी, फोर्थ ऑप्शन इज ले हंट, fourth option is William Hazlitt. So William Hazlitt has written My First Acquaintance with Poets. So your correct answer would be here William Hazlitt, option D. Next question 31. The figure of warrior virgin in Spenser's Faerie Queene is represented by the character.
जो फिगर है वैरियर वर्जिन स्पेंसर का फेरी क्वीन है, वह कौन सा कैरेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज ब्रिटोमैट, सेकेंड ऑप्शन इज ग्लोरियाना, थर्ड ऑप्शन इज सिंथिया, फोर्थ ऑप्शन इज ड्यूसा। सो इसमें जो है ब्रिटोमार्ट जो है वैरियर वर्जिन इन स्पेंसर फेरी क्वीन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैरेक्टर ब्रिटोमार्ट। सो आपका करेक्ट आंसर ब्रिटोमार्ट होगा। यह हीरो ऑफ बुक 3 द फीमेल वैरियर वर्जिन इज रिप्रेजेंटेड बाय चेस्टिटी। सो ये करेक्ट आंसर वुड बी हियर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर, द बुक स्पीच एक्ट्स इज रिटन बाय। स्पीच एक्ट बुक किसने लिखा? फर्स्ट ऑप्शन है जेन ऑस्टिन, सेकेंड ऑप्शन है जॉन सैडले, थर्ड ऑप्शन है जैक्स डेरिडा एंड फोर्थ ऑप्शन इज फर्डिनेंड द सोस्योर। तो ये जो स्पीच एक्ट जो है बुक, एक्चुअली इट इज रिटन बाय जॉन सैडले, और ये एक्चुअली क्या है, स्पीच एक्ट इन लिंग्विस्टिक एंड द फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज इज एन utterance that has performative function. So John Searle is the author of Expression and Meanings, and the subtitle is Studies in the Theory of Speech Acts, published, and it was published in 19। So आपका ये जो है द बुक स्पीच एक्ट्स, यह एक्चुअली रिटन बाय जॉन सैडले। सो आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा इसमें, ठीक है। और ये बुक पब्लिश कब हुई थी? 1999 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सोनेट सीक्वेंस? इसमें से कौन सा सोनेट सीक्वेंस नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है फिलिप सिडनीज एस्ट्रोफल एंड स्टेला, सेकेंड ऑप्शन है सैमुअल डैनियल्स डेलिया, थर्ड ऑप्शन है डेरेक वॉलकॉट ओमेरुस, फोर्थ ऑप्शन इज डिजी रोसेटी द हाउस ऑफ लाइफ। तो इसमें से सोनेट सीक्वेंस कौन सा नहीं है? तो फिलिप सिडनी का एस्ट्रोफल एंड स्टेला जो है वो सोनेट है, सैमुअल डैनियल्स डेलिया इज आल्सो सोनेट, एंड डिजी रोसेटी द हाउस ऑफ लाइफ इज आल्सो सोनेट, एंड डेरेक वॉलकोट्स ओमेरुस इज actually an epic poem, it's not a sonnet. So your correct answer would be here C. Next question is here, incunabula refers to, first option is books censored by the Roman emperor, second option is books published before the year 1501, third is books containing an account of myths and rituals, and fourth option is books wrongly attributed to an author. So जो incunabula जो है एक्चुअली इट रेफर्स टू एन अर्ली प्रिंटेड बुक, स्पेशली वन प्रिंटेड बिफोर 1501, यानी 1501 से जो पहले की बुक्स पब्लिश हुई है उसके लिए ये टर्म यूज़ किया जाता है incunabula. सो ये करेक्ट आंसर वुड बी हेयर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर, द मोस्ट नोटेबल अचीवमेंट इन जैकोबियन प्रोज वाज. सबसे मोस्ट नोटेबल अचीवमेंट क्या था जैकोबियन प्रोज में? फर्स्ट बैकन्स एसेस, सेकेंड किंग जेम्स ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल, थर्ड इज रॉबर्ट बर्टन्स एनाटॉमी ऑफ मेलानकानी, फोर्थ इज नन ऑफ द एवर. सो ये करेक्ट आंसर वुड बी हेयर द किंग जेम्स वर्जन. सो ये करेक्ट आंसर वुड बी हेयर King James translation of the Bible, that is most achievement in Jacobean prose. Next question we have 36. The Court of Chancery is a setting in Dickens. The Court of Chancery जो है वह setting है डिकेंस के कौन से वर्क में? फर्स्ट ऑप्शन इज लिटिल डॉरिट, सेकेंड ऑप्शन इज हार्ड टाइम्स, थर्ड ऑप्शन इज डॉम्बी एंड सन, फोर्थ ऑप्शन इज ब्लीक हाउस. So actually in Bleak House we found the Court of Chancery is a setting in Dickens's work. So Bleak House में the Court of Chancery is a setting. So the correct answer would be here Bleak House. Next 37 number question, which romantic poet coined the famous phrase spots of time? Spots of time किसने coin किया था? फर्स्ट ऑप्शन जॉन किट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, S.T. Coleridge, Lord Byron. So actually spots of time was coined by William Wordsworth. William Wordsworth, you know, the English romantic poet who has written
daffodils, solitary reaper, lyrical ballads, and many important works. Prelude. Next question here we have the statement I think before therefore I am is by. ये जो स्टेटमेंट है काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है. आई थिंक देयरफॉर आई एम, यानी मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, यानी मैं जिंदा हूँ. फर्स्ट ऑप्शन इज सोफेनहोर, सेकेंड ऑप्शन इज प्लेटो, थर्ड ऑप्शन इज डिस्कार्टस एंड फोर्थ ऑप्शन इज सार्टर. तो ये जो है आई थिंक देयरफॉर आई एम, इट इज़ क्वाइंड बाय डिस्कार्टे. डिस्कार्टे कौन था? एक्चुअली रेने डिस्कार्टे इनका पूरा नाम है. या एक फ्रेंच फिलोसफर है रेने डिस्कार्टे, और साइंटिस्ट भी है यह. और इन्होंने ये स्टेटमेंट, इन्होंने ये फ्रेज क्वाइन किया, आई थिंक देयरफॉर आई एम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ड्स दैट हैज़ नो सेट थीम, नो रेगुलर मीटर, राइम और स्टेंजाइक पैटर्न इज. यानी कि ऐसा वर्ड्स जिसमें ना तो रेगुलर मीटर होता है, ना तो राइम होता है, और ना ही स्टेंजाइक पैटर्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज ओपन फॉर्म, सेकेंड इज फ्लेक्सिबल फॉर्म, थर्ड इज फ्री वर्ड्स एंड फोर्थ इज ब्लैंक वर्ड्स. तो इसमें से आपका यहाँ कोड दिया गया, कौन सा कोड सही है? ए ऑप्शन में 1, 2 एंड 3, सेकेंड में 3 and 4 आर करेक्ट, ऑप्शन सी में 2, 3 and 4 आर करेक्ट, ऑप्शन डी में 1 and 3 आर करेक्ट. सो ओपन फॉर्म होता है जिसमें नो रेगुलर मीटर, नो स्टेंजाइक पैटर्न, और आपका फ्री वर्स हम कहते हैं. फ्री वर्स एक्चुअली हम मॉडर्न पोइट्री में मुझे देखने को मिलता है ज़्यादातर फ्री वर्स. नो रेगुलर मीटर, नो राइमिंग, नो स्टेंजाइक पैटर्न, जिसे हम फ्री वर्स कहते हैं, और उसमें ओपन फॉर्म होता है. तो ये आपका आंसर 1 and 3 आपका डी में है, इसलिए इस कोड को आपको करेक्ट मानना है. दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पब्लिकेशन ऑफ पिंटर्स प्लेस. पिंटर्स प्लेस का कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है प्लेज का पब्लिकेशन? फर्स्ट ऑप्शन द रूम, 1 for the road, no man's land, the homecoming. सेकेंड ऑप्शन इज द होमकमिंग, नो मैंस लैंड, द रूम, 1 for the road. थर्ड ऑप्शन इज द रूम, द होमकमिंग, नो मैंस लैंड, 1 for the road. एंड ऑप्शन डी इज 1 for the road, द रूम, द होमकमिंग, नो मैंस लैंड. सो आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा सी, द रूम, देन द होमकमिंग एंड नो मैंस लैंड, 1 for the road. क्योंकि द रूम 1957 पब्लिश हुई थी, होमकमिंग 1964 में, बेसमेंट 1966 में, नो मैंस लैंड 1974 में, एंड 1 for the road 1984 में. नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉनसन्स डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज वाज पब्लिश्ड इन द ईयर. काफ़ी इजी क्वेश्चन है. डॉक्टर जॉनसन की जो डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है कब पब्लिश हुई थी? तो यह पब्लिश हुई थी 1755 में. सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1755. ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा. इसमें जॉनसन की पब्लिश हुई थी ये 1755 में डिक्शनरी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिटरेरी प्राइज बुकर फॉर बुकर वाज अवार्डेड टू. बुकर टू बुकर किसको दिया गया था प्राइज? जेम कोटची. सेकेंड ऑप्शन है डैन गॉडीमन, मार्टिन अमिस, सलमान रश्दी. तो सलमान रश्दी को ही मिला था बुकर प्राइज. बुकर को किसके लिए? मिड नाइट चिल्ड्रन के लिए किया गया था, जो कि 1981 में पब्लिश हुई थी ये बुक. ओके. इन किड्स पोएटिक कैरियर द मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर वाज. किड्स के पोएटिक कैरियर में कौन सा मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर था? 1816, 1817, 1820, 1819. एक्चुअली 1819 था. 1819 में किड्स ने काफ़ी कुछ लिखा था. और जॉन किड्स द मोस्ट रोमांटिक पोएट है, जिसने 5 ओड्स भी कम किए थे. ओके. सो योर करेक्ट आंसर वुड बी 1819. थैंक यू.